प्रोफेसर पूर्वानंद जी उसी कड़ी का एक हिस्सा है जो हमारे यहां मंच पे पहले आप डॉक्टर योगेंद्र यादव जी को देखते रहे हैं, उसी कड़ी का एक हिस्सा। और एक बड़ी बात, जो बातें आप बच्चों में से कई लोगों ने बोली, जिसको लेके यहां हमारी बेटी बैठी है नोबल, जिसने बात कही कि शिक्षा को लेके बहुत कमियां हैं, सुधार होने चाहिए। देश की जो सबसे बड़ी कमेटी बनी शिक्षा सुधार को लेके, उसके हिस्सा रहे हैं डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय दर्शन रत्न रावण जी और सभी मित्रों, कहा जाता है हाथी के पांव में सब समा जाते हैं, तो इसलिए मैं बाकी नाम नहीं ले रहा हूं। मैंने दर्शन रत्न जी का नाम ले लिया। इस सभा में जितने लोग उपस्थित हैं उन सबको मैंने संबोधित किया। आज सुबह से यहां जो बातचीत चल रही है वह दरअसल उसे आप कहें तो वह समाजशास्त्र की कक्षा भी है, वह राजनीति शास्त्र की कक्षा भी है, दर्शन की कक्षा भी है, मनोविज्ञान की कक्षा भी है। आप उसे संघर्ष की पाठशाला भी कह सकते हैं। हम सब लोग जो यहां बैठे हुए हैं वे अलग अलग पीढ़ियों के लोग हैं और ये एक बहुत दिलचस्प नजारा है, दिलचस्प भी और थोड़ा मुश्किल भी, क्योंकि कोई यहां जो बातचीत करने खड़ा हो उसे एक साथ कई जुबानों में बोलने की ट्रेनिंग होनी चाहिए, वरना इतने तरह की पीढ़ियों को और इतने तरह के दिल और दिमागों को वो एक साथ संबोधित कैसे कर सकेगा, कैसे बातचीत कर सकेगा। लेकिन जब बातचीत होती है तो उसमें दो की जरूरत होती है, सिर्फ बोलने वाले की नहीं, सुनने वाले की भी। और जो सुनने वाला होता है या सुनने वाली होती है, उसका काम कोई सिर्फ बेजान बैठकर किसी बात को, जैसे बर्तन में पानी भरा जाता है वैसे उस पानी को अपने भीतर लेना नहीं होता है। और इसलिए बातचीत एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जब तक सुनने वाला सक्रिय न हो, बोलने वाले की बात का कोई मतलब नहीं होता। दूसरे के, मैं साहित्य का छात्र हूं, साहित्य का पाठक हूं। अभी मैं पंजाबी में कविता सुन रहा था और सैफी साहब को कह रहा था कि मुझे 1/4 समझ में आई, लेकिन मैंने दर्शन रत्न जी को तंग नहीं किया क्योंकि वो इतना दत्तचित्त होकर कविता सुन रहे थे कि मैंने सोचा कि उनसे अर्थ पूछना अपराध होगा। लेकिन जो कविता के पाठक हैं वे जानते हैं कि कई बार अर्थ की जरूरत ही नहीं होती। आप सुनते हैं और आपको मालूम होता है कि क्या कहा जा रहा है। इसलिए सबसे अच्छी कविता वह होती है, और अभी योगेश्वरी ने संगीत की बात कही, कविता का लक्ष्य ही होता है संगीत तक पहुंच जाना, और संगीत में शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए संगीत अर्थ से परे चला जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम दरअसल वह करना चाहते हैं जिसमें हमारा एक दूसरे से रिश्ता बिना कुछ कहे इस बात को कि मैं तुमसे रिश्ता बना रहा हूं कायम हो जाए। मैं तुम्हारा हो जाऊं और तुम मेरे हो जाओ, और यह कहने की जरूरत ना पड़े, यह बात सिर्फ महसूस की जा सके। इसलिए जरूरत स्वीकृति की है, और हर कोई जो खड़ा होता है वो दरअसल स्वीकृति चाहता है। यह पूरा आंदोलन, जो आंदोलन आदि धर्म समाज का आंदोलन है, वह स्वीकृति का आंदोलन है। हम यह हैं जो हैं,
और हम जिस रूप में हैं, जिस शक्ल में हैं, जिस तरह से हैं, हमें तुम्हें उस रूप में, उस शक्ल में कबूल करना चाहिए और उस रूप और उस शक्ल की इज्जत करनी चाहिए। इंसान को बतौर इंसान तस्लीम करने और उसको स्वीकार करने की तमीज आनी चाहिए। और जिस समाज में यह तमीज नहीं है और जो समाज ऊंच और नीच का भेदभाव करता है और इंसानों को अलग अलग सीढ़ियों पर रखता है, वह समाज दरअसल तमीजदार समाज नहीं है, वह समाज सभ्य समाज नहीं है। यहां सुबह से इस प्रश्न का उत्तर हमारे नौजवान दोस्त साथी दे रहे हैं और दे रही हैं। मैं अक्सर जब सभाओं में जाता हूं तो वहां जो सार्वभौम लिंग है, मैं उसे स्त्रीलिंग करने की कोशिश करता हूं। इसलिए मैं यहां कहना चाहूंगा कि सुबह से हमारी जो दोस्त इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रही हैं, और यह मैं क्यों करता हूं। हमारे कुछ दोस्तों ने, उनके एक समूह ने आज से तकरीबन 10 साल पहले दिल्ली में किताबें बनाई समाज विज्ञान की। उस किताब में हर जगह यह लिखा हुआ था कि भारत की नागरिक यह बात कहती है। जब यह किताब छप के पहुंची शिक्षकों के पास तो हंगामा हो गया। शिक्षकों ने कहा, अध्यापकों ने कहा कि साहब SCERT को लिंग ही नहीं मालूम है ना, उन्होंने हर जगह गलती की है, हर जगह लिखा है भारत की नागरिक आती है। फिर वर्कशॉप हुई और वर्कशॉप में भी अध्यापकों ने उठ के कहा कि यह गलत लिखा हुआ है। तो हमारी एक दोस्त ने कहा कि मुझे यह बताइए कि हजारों साल से आप ये कहते आ रहे हैं, ऐसी भीड़ में या ऐसी सभा में जहां औरतें भी बैठी हैं और मर्द भी बैठे हैं, जहां लड़कियां बैठी हैं और लड़के बैठे हैं, और आप कहते हैं बच्चों क्या आपने मेरी बात समझी, और बच्चे ये कहते हैं और आप ये मान लेते हैं कि उसमें लड़कियां भी शामिल हैं। लेकिन आज जब हमने आप यह लिखा कि भारत की नागरिक आती है, तो मर्द अपने आप को उससे बाहर क्यों समझ रहा है? इसलिए अगर जिसको माना जाता है कि यह बड़ी पहचान है, उस बड़ी पहचान को अगर झटका देना हो तो इस तरह से झटका देना पड़ता है। और इसीलिए अगर जो अपने आप को भारतीय कहता है और भारतीय की कोई पहचान बताता है, तो उसको अगर कोई झटका दे सकता है तो सिर्फ 2 दे सकते हैं। एक वाल्मीकि समाज और दूसरा मुसलमान। मैं तीसरा भी कहना चाहूंगा, आदिवासी। सिर्फ ये 3 झटका दे सकते हैं। जब ये कहा जाता है कि दरअसल यहां बाकी सब लोगों को मुख्य धारा में शामिल होना है ना, यह कहा जाता है दलितों को मुख्य धारा में शामिल होना है, हमें ऐसी योजनाएं बनानी है जिसमें वाल्मीकि मुख्य धारा में शामिल हों, जिसमें आदिवासी मुख्य धारा में शामिल हों। मेरे एक दोस्त हैं, वो कहा करते हैं कि यह बड़ी मजेदार बात है। अब आप देखिए, एक धारा आदिवासियों की है, वह भी मुख्य धारा नहीं है। एक धारा दलितों की है, वह भी मुख्य धारा नहीं है। एक धारा औरतों की है, वह भी मुख्य धारा नहीं है। एक धारा मुसलमानों की है, वह भी मुख्य धारा नहीं है। एक धारा जम्मू कश्मीर की है, वह भी मुख्य धारा नहीं है। एक धारा उत्तर पूर्व की है, वह भी मुख्य धारा नहीं है। तो अगर ये सारी धाराएं मुख्य धारा नहीं है, तो क्या एक नाला मुख्य धारा है जिसमें सबको शामिल होने को कहा जा रहा है? इसलिए सवाल किसी बड़ी पहचान में अपनी पहचान को खत्म कर देने का नहीं है।
सारी पहचानों को एक साथ अपनी पहचान बनाए रखते हुए एक दूसरे की इज्जत करते हुए चलने का है। लेकिन इसके मानी ये नहीं है कि हर पहचान एक दूसरे से अलहदा है। दरअसल शिक्षा का अगर कोई एक मकसद है और सबसे बड़ा मकसद है, तो जिस बात से मैंने शुरुआत की थी वहीं मैं लौटना चाहता हूं। शिक्षा का सबसे बड़ा मकसद है रिश्ते बनाना। उससे बड़ा शिक्षा का कोई मकसद नहीं। आज से कुछ बरस पहले अमेरिका की एक लड़की, जो नोबेल से कुछ बड़ी होगी, जब मैं नोबेल को सुन रहा था तो मुझे उस लड़की का नाम याद आ गया। उसका नाम है रैशल कोरी। रैशल कोरी अमेरिका से निकली और कहां पहुंच गई? इजराइल। और इजराइल से भी आगे कहां पहुंची? फिलिस्तीन, गाजा पट्टी। आप इजराइल और फिलिस्तीन का रिश्ता जानते हैं। इजराइल फिलिस्तीन को नेस्तनाबूद कर देना चाहता है, उसका गला घोंट देना चाहता है। रैशल कोरी, जो सिर्फ 18-19 साल की लड़की थी, वह गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के बीच खड़ी थी और जब एक इजरायली बुलडोजर एक फिलिस्तीनी घर को जमींदोज करने के लिए आगे बढ़ रहा था, तो रैशल कोरी उस बुलडोजर के आगे खड़ी थी। उस बुलडोजर ने रैशल को नहीं देखा, उसे कुचल डाला। रैशल क्यों मारी गई? एक फिलिस्तीनी घर को बचाने के लिए। वह फिलिस्तीनी रैशल का खून का रिश्तेदार नहीं, रैशल मुसलमान नहीं, रैशल फिलिस्तीनी नहीं, रैशल अमेरिकी है। अमेरिका इजराइल का दोस्त है, लेकिन रैशल रिश्ता किनसे बना रही है? उनसे जिनसे उसके मुल्क की हुकूमत रिश्ता नहीं बनाती है, यानी फिलिस्तीनियों से। उनसे जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उनसे। इसलिए शिक्षा का अगर कोई अर्थ है, उसका कोई मायने है, तो वह हम में एक ऐसी लियाकत पैदा करना है, ऐसी काबिलियत पैदा करना है जो आपको उससे रिश्ता बनाने की ओर ले जाए जिससे दरअसल आपका कोई हित नहीं सधता। और आप दरअसल ऊपर से देखने पर यह लगता है कि आपका और उसका हित दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। शिक्षा आप में यह काबिलियत देती है। इसलिए हम सब लोग जो यहां इकट्ठा हैं, मैं जब भी इस तरह की सभा में आता हूं, और या यहां कहने में मुझे कोई संकोच नहीं, किसी तरह का कि हिचकिचाहट नहीं है। दो तरह की सभाओं में जाते हुए मुझे बहुत संकोच होता है। वहां कुछ बोलते हुए, एक दलितों के बीच, दूसरा औरतों के बीच। और यह बराबर इसलिए कि मुझे हमेशा यह लगता रहा है कि मैं कभी भी वह महसूस नहीं कर पाऊंगा जो एक दलित महसूस करती है या दलित महसूस करता है, या मैं वो कभी भी वह एहसास नहीं कर पाऊंगा जो एक औरत महसूस करती है। और इसलिए मेरे सामने यह सवाल होता है कि क्या मुझे ऐसी महफिल में, ऐसी सभा में खड़ा होकर बोलने का कोई अधिकार भी है या नहीं है। लेकिन फिर मुझे लगता है कि यह मेरे लिए एक मौका है एक रिश्ता बनाने का। हम सब लोग जो साहित्य के छात्र हैं, हम सब एक नारे पर काम करते हैं। अंग्रेजी में वह नारा है ओनली कनेक्ट, सिर्फ जोड़ो। और जब जोड़ते हैं तो मायने बदल जाते हैं। इसलिए जब आप ऐसी सभाओं में आते हैं तो आप किसी को कुछ बताने नहीं आते हैं, बल्कि आप खुद अपने आप में कुछ जोड़ने के लिए आते हैं। कुछ जोड़कर आप पहले जैसे थे उससे कुछ ज्यादा होकर लौटने के लिए आते हैं। इसलिए जैसा मैंने कहा कि जब मैं आज सुबह से बैठकर जहां सुन रहा था, ढेर सारे वक्तव्य पंजाबी में थे और सैफी साहब पूछ रहे थे कि आप कितनी समझते हैं। मैंने कहा बहुत थोड़ी थोड़ी समझता हूं।
लेकिन मैं समझ रहा था कि क्या बात कही जा रही है। शिक्षा के वो सब मानी हैं जो यहां बतलाए गए। वे सब तरीके हैं जिनके बारे में कई माहिर लोगों ने यहां बात की। शिक्षा का मतलब अक्षर ज्ञान करना है। शिक्षा का मतलब, जैसा एक हमारी अध्यापिका मित्र ने कहा, कि दरअसल शिक्षा का मतलब है तरीका समझना। असली चीज है तरीका समझना, जिसे हम पद्धति कहते हैं। एक बार हम तरीका समझ जाते हैं तो हम चीजों को जोड़ सकते हैं, चीजों के राज खोल सकते हैं, हम बहुत सारी अनजानी चीजों का मायने निकाल सकते हैं। तो वह तरीका, वो पद्धति जानना हमारे लिए आवश्यक है। शिक्षा का मतलब है अनजानी चीजों के बीच में संबंध कायम करना। शिक्षा का मतलब है खुद अपने आप को पहचानने की काबिलियत अपने भीतर हासिल करना। एक किसी ने यहां सवाल किया कि आप इस प्रश्न पर विचार कीजिए कि मैं कौन हूं। यह सबसे पहला प्रश्न है और सबसे आखिरी प्रश्न है, और इसका अंतिम उत्तर आज तक नहीं दिया गया है। मैं कौन हूं? और पूरी शिक्षा इसी प्रश्न का उत्तर खोजने में लगी हुई है, सारा साहित्य और सारा दर्शन। लेकिन शिक्षा एक दूसरे प्रश्न को भी हमारे सामने रखती है। अच्छा जीवन क्या है? भला जीवन क्या है? किसे अच्छा जीवन कहेंगे? और क्या कोई अकेले एक अच्छा जीवन जी सकता है? क्या मैं अकेले एक अच्छा जीवन जी सकता हूं जब मेरे चारों तरफ मैं जिसे अच्छा जीवन कहता हूं वह नहीं जिया जा रहा है? क्या अकेले भला आदमी बना जा सकता है? शिक्षा यह सवाल करती है। क्या खुद आप अकेले अपना मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? मोक्ष कोई नकारात्मक शब्द नहीं है। अकेले आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, और इसीलिए शिक्षा अपना लक्ष्य रखती है बदलने को, और बदलने से जुड़ा हुआ एक शब्द है संघर्ष। और संघर्ष का मतलब हमेशा बाहर सड़क पर नारे लगाना या जुलूस निकालना नहीं होता। संघर्ष वह भी है जिसकी बहुत सारे किस्से हमने यहां सुने। संघर्ष वह है जहां एक लड़की 3 साल तक अपने घर में बैठती है, 3 साल के बाद फिर स्कूल लौटती है। वह संघर्ष है। वह संघर्ष चूंकि रोज रोज चलता है हमारे घरों में, हमारे स्कूलों में, हमारी गलियों में, और उसमें कोई खून नहीं बहता, इसका मतलब यह नहीं कि वो संघर्ष नहीं है। वो बहुत कड़ा संघर्ष है। आप उस लड़की के संघर्ष और उसके साहस के बारे में सोचिए, जिसकी शादी तय हो गई, जिसकी शादी के निमंत्रण पत्र छप गए, और जिसने शादी करने से इनकार कर दिया। वह किसी को बम मार देने से ज्यादा बड़ा साहस है। इस तरह के संघर्ष के किस्से इस हॉल में मुझे लगता है जितने लोग हैं लगभग उतने ही किस्से हैं, और वो सारे किस्से हमारे लिए बहुत कीमती किस्से हैं, बहुत ही मूल्यवान किस्से हैं, मूल्यवान कहानियां हैं। हम उन सब को साथ लेकर संघर्ष की एक बहुत बड़ी गाथा रचना चाहते हैं। इसलिए जैसा मैंने कहा, परिवर्तन और संघर्ष, और उस संघर्ष के दौरान नए नए दोस्त खोजना। बिना दोस्तों के संघर्ष नहीं होता। आदमी भी अकेला होता है, समुदाय भी अकेला होता है। समुदाय अपना वजूद खोजता है, लेकिन अपना वजूद खोजने के साथ वो उन दोस्तों को खोजता है जो उसके इस वजूद को तस्लीम करते हैं। इसलिए जब दोस्त मिले तो उन्हें ठुकराइए मत। जब दोस्त आगे हाथ बढ़ाएं तो यह न कहिए तुम हम पर कब्जा तो नहीं करना चाहते हो। आगे बढ़े हुए हाथ को थाम लीजिए, वो आपकी ताकत है। दुनिया में नारीवादी आंदोलन ने और ब्लैक मूवमेंट ने हमें एक चीज सिखाई है, सब आप अपने वजूद को
सबके सामने रख सकते हैं और आप एक बड़ी ताकत बन सकते हैं अगर जितनी दबाई हुई पहचानें हैं उन दबाई हुई पहचानों की एकजुटता कायम हो सके। इसलिए कालों की एकजुटता होनी चाहिए औरतों से, औरतों की एकजुटता होनी चाहिए फिलिस्तीनियों से, फिलिस्तीनियों की एकजुटता होनी चाहिए मुसलमानों से। और भारत में इस एकजुटता के और भी बहुत सारे आयाम हो सकते हैं। इसलिए जब हम संघर्ष कर रहे हों तो संघर्ष में अपनी उत्पीड़ित पहचान पर, जैसा यहां कहा कि कोई भी पहचान जो पहले शर्मिंदगी का कारण होती है, जैसे योगेश्वरी कह रही थी कि हम जाते हैं तो लोग शर्माते हैं वाल्मीकि कहने से, लेकिन फिर यहां हमारा एक दूसरे को अभिवादन करने का तरीका ही जय वाल्मीकि हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? कल तक हमें जो कहकर हमारा अपमान किया जा रहा था, हमने उसी को कहा कि ठीक है, यही हमारी पहचान है। जब हम इस स्तर पर पहुंचते हैं, और यह शिक्षा का एक स्तर है, तो कहा जाता है कि जब हम उत्पीड़ित पहचान को कबूल कर लेते हैं तो जो दूसरा स्तर आता है वह यह है, उत्पीड़ित पहचान संघर्षशील पहचान में बदल जाती है। यानी हम अभी जिस स्तर में हैं, हम संघर्षशील पहचान के दौर में, और जब हम संघर्षशील पहचान के दौर में पहुंच जाते हैं तब हमारे लिए जरूरी होता है कि हम बाकी संघर्षशील पहचानों की तलाश करें। जरूरी है कि हम दोस्त खोजें, जरूरी है कि हम खुद हाथ बढ़ाएं और जो हाथ बढ़े हुए हैं उनको थाम लें। वे लोग जो हो सकता है ब्राह्मण घरों में पैदा हुए हों, क्योंकि ब्राह्मण एक हकीकत भी है और एक फसाना भी है। वे लोग हो सकता है आपसे संबंध कायम करना चाह रहे हैं, और उन्हें अगर आप ठुकरा देंगे, उन्हें दूर कर देंगे, तो आप अपने संघर्ष को कमजोर करेंगे। इसलिए सावधान रहना जरूरी है, लेकिन शक्की होना नहीं। जैसा किसी ने कहा, कोई हमारी दोस्त कह रही थी, सबसे बड़ी जरूरत है खुश रहना। हमारे कथाकार प्रेमचंद ने कहा है, गम की कहानी मजे लेकर कहना। हम सब जब यहां इकट्ठा होते हैं तो ये अपने आप में खुशी है। हम सब एक दूसरे के गम के किस्से शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, लेकिन यहां बैठना ही खुशी है, एक दूसरे से मिलना ही खुशी है। अपने होने की खुशी को महसूस करना और दूसरों तक इसको पहुंचाना। संघर्ष में तकलीफ है, लेकिन संघर्ष में आनंद है, और हम सब उस आनंद को महसूस करना चाहते हैं। इसलिए यह पूरी यात्रा, यह पूरा सफर एक बहुत ही आनंददायी सफर है। हमें मंजिल कब मिलेगी हमें नहीं मालूम, लेकिन क्या मंजिल मिलने पर ही खुशी होगी, या हम मंजिल मिलने के लिए एक रास्ता तय कर रहे हैं और हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं, और उस लड़ाई का अपना मजा है और हम उसमें शामिल हैं। आज मुझे उसी तरह के आनंद का अनुभव हुआ। और उसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, दर्शन रत्न रावण जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं आज इस आंदोलन से परिचित हो पाया, और मुझे विश्वास है कि शायद आपने मुझे इसका सदस्य मान लिया होगा। शुक्रिया। प्रोफेसर अपूर्वानंद जी, जिन्होंने बहुत कम समय में लेकिन बहुत बड़ा ज्ञान दिया, बहुत बड़े स्तर पे हमारा मार्गदर्शन